नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज़ ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलमोस्ट 45% एम्प्लॉयबिलिटी का भी हो गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी चल रहा है और हमारा थ्योरी पोर्शन भी चल रहा है। देन अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करूँ तो ऑलरेडी हम 4 से 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे थे। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से खा पी रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ना। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो चलो फिर फटाफट से अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट वीडियो में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। अभी हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ गुड क्वालिटी मेथड टू फिगर आउट व्हाट कस्टमर वांट। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ गुड क्वालिटी मेथड। गुड क्वालिटी मेथड क्या है? टू फिगर आउट व्हाट कस्टमर वांट, ये जानने के लिए कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को क्या चाहिए, ये आप कैसे पता लगाओगे अच्छे से। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखिए, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे दोगे, पर आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ये एक सही तरीका नहीं कह सकते हम। टॉकिंग टू डैम एंड टेकिंग अ सर्वे, ऑब्वियसली दोस्तों हमें उनसे बात करनी चाहिए और सर्वे लेना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, या कौन सी प्रॉब्लम है जो उनकी सॉल्व करने लायक है ना। कॉन्टेस्ट नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 22 क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स दैट मेक अप अ यूनिक बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि यहाँ पे ऐसे ये 4 एलिमेंट कौन से हैं जो एक यूनिक बिजनेस आइडिया बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक यूनिक बिजनेस आइडिया बनाते हैं। तो वो हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन माई स्किल्स। हाँ, माई स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज भी अवेलेबल होनी चाहिए और कस्टमर की डिमांड भी होनी चाहिए, है ना। तो हमारा यही होगा ना। हॉबीज़ ठीक है, एम्बिशन ठीक है, मनी ठीक है, एजुकेशन ठीक है। बट ये देखिए, अगर आप ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को भी, नीड, फोकस, मनी, एजुकेशन। ऑप्शन सी में माई टैलेंट, माई हॉबी, मनी, एजुकेशन, है ना। सभी लोग, ये तीनों में अपनी क्वालिटीज़ की बात की गई है। बी, सी और डी में अपनी क्वालिटीज़ की बात की गई है, बट कस्टमर डिमांड की बात नहीं की है ना। तो एक यूनिक बिजनेस आइडिया बनाना है तो अपनी स्किल्स के साथ साथ कस्टमर डिमांड भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। बहुत सिंपल से है ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ। 23 क्वेश्चन बोल रहा है, तो द फुल फॉर्म ऑफ यूवीपी इज। यूवीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो यूवीपी का फुल फॉर्म है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है दोस्तों, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ना कि यूनिक वैरायटी, ना यूनिक वैल्यू प्राइस, ना यूनिक वैल्यू अल्ट्रा वैल्यू प्राइस। इसका आंसर होगा यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट डज अ यूवीपी डू फॉर अ बिजनेस, है ना। यूवीपी बिजनेस के लिए क्या करता है दोस्तों, यूवीपी क्या करता है, यूवीपी किस लिए स्टैंड करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना दोस्तों। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यूनिक वैल्यू, है ना। यूनिक वैल्यू यानी कि यूनिक नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, कुछ यूनिक है ना, कुछ समथिंग इज यूनिक। ठीक है दोस्तों, तो यूवीपी में यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या करता है बिजनेस के लिए? गिव्स यू इजी एक्सेस टू मार्केट, नहीं, मार्केट में इजी एक्सेस नहीं करता ये। सेट्स योर आइडिया अपार्ट फ्रॉम अदर आइडियाज इन द मार्केट, हाँ, बाकी आइडियाज से डिफरेंट बनाता है। ऑलरेडी नाम से ही पता है, यूवीपी में यूनिक यानी कि कुछ अलग, है ना, डिफरेंट। तो सेट्स योर आइडिया अपार्ट फ्रॉम अदर आइडिया इन द मार्केट, बाकी आइडियाज से एक अलग आइडिया बताता है ये। शोज योर मोर स्किल्स, नहीं, सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड भी नहीं, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 25, व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है दोस्तों? फीडबैक वो होता है जब हम कोई प्रोडक्ट देते हैं तो बदले में कस्टमर हमें जो रिप्लाई दे, हमें बताए प्रोडक्ट के बारे में, तो वो इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट कर सकता है। वो बता सकता है कि थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया के बारे में बता सकता है। थिंग्स पीपल डिड नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, वो उनको ये आइडिया पसंद है कि नहीं वो भी बता सकता है, मतलब ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, फीडबैक में ये सभी आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट में एस किस लिए स्टैंड करता है दोस्तों? अब बात की जाए स्मार्ट की, तो स्मार्ट में जो एस है वो स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक, ना कि साइंस, ना स्मार्ट, ना सम। ठीक है, स्पेसिफिक। एक्चुअल में स्मार्ट आपको लग रहा होगा, पर दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इसका फुल फॉर्म अभी अपन जान रहे हैं और अच्छे से। एम, स्मार्ट में एम किस लिए स्टैंड करता है दोस्तों?
स्मार्ट में हमारा जो एम है वो स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए, मेजरेबल, ठीक है, ना मार्क, ना मंथली, ना मोर, ठीक है, मेजरेबल के लिए। 28 क्वेश्चन की। और अब ए किस लिए स्टैंड करता है, तो ए स्टैंड करता है अचीवेबल के लिए दोस्तों, अचीवेबल ए, ठीक है, ना कि एक्यूरेट, ना अराउंड, ना अमेजिंग, ठीक है। हमारा 29 क्वेश्चन आर, स्मार्ट में जो है आर किस लिए स्टैंड करता है, तो आर यहाँ पे स्टैंड करता है दोस्तों अपना रियलिस्टिक, ठीक है दोस्तों, आर स्टैंड करता है रियलिस्टिक के लिए, ठीक है, ना राइट, ना राउंड, ना रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बचा टी, टी इन स्मार्ट गोल्स स्टैंड्स फॉर, स्मार्ट में टी किस लिए स्टैंड करता है, तो स्मार्ट में जो टी है वो स्टैंड करता है टाइमली के लिए, ठीक है, टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे स्मार्ट में, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, अगर समझाने लायक लगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। इसमें कुछ टर्म्स हैं दोस्तों, जैसे स्मार्ट हो गया, स्वॉट हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मैं बताता हूँ एक सेकेंड, जैसे स्मार्ट हो गया दोस्तों, है ना, अपना स्वॉट हो गया, SWORT भी आया था इसमें, और अपना जैसे यहाँ पे UVP हो गया, अभी 4 Ps मेथड आएंगे, तो ये मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगे तो फिर आप बताइएगा। अभी अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पिच, पिच क्या होता है दोस्तों। तो हमें यहाँ ये क्रिकेट की पिच की बात नहीं हो रही है कि पिच क्या होती है, आप लोग बता दो नहीं भाई ये पिच होती है, यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस में पिच क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस में पिच जो है वो होता है, बिजनेस में जो पिच होता है वो होता है अपना टॉकिंग योर बिजनेस आइडिया इन डिटेल, नहीं वो पिच नहीं कहलाती। डॉक्यूमेंटेड डिटेल अबाउट योर वर्क, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके काम के बारे में बताया उसको भी आप पिच नहीं कहते हो। टेकिंग फीडबैक ऑन अ बिजनेस आइडिया, ये भी नहीं होती। टेकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर वर्क इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो भी चीज़ आपके बारे में और आपके काम के बारे में एक शॉर्टली बताए उसको अपन कहते हैं पिच। दोस्तों याद रखिएगा ना, जो भी आपको और आपके काम को एक शॉर्टली बताए उसको अपन पिच कहते हैं। 32 द 4 Ps ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर, बताइए दोस्तों यहाँ पे 4 Ps ऑफ अ गुड सेल्स पिच क्या होती हैं। वो होती हैं सबसे पहले प्रॉमिस, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद प्रूफ, फिर उसके बाद पिच, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए, ना कि प्रोपोजिशन, ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ना ये, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन है 33 द ऑर्डर ऑफ द 4 Ps ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर, ऑर्डर क्या होगा 4 Ps का, ठीक है दोस्तों। 4 Ps का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो वो होगा प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ एंड पिच, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ना कि ये, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है इनकी 4 P, स्वॉट, स्मार्ट वगैरह इनके बारे में बताना। बाकी एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब होता है मनी के ट्रैक पे कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, ठीक है, कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, ना कि अकाउंट ओपन करना, ना रिकॉर्डिंग करना, ना मनी स्पेंड करना, ठीक है, सिंपल सा था। 35 की ओर चले। परचेजेस आर, परचेजेस क्या होता है, परचेज यानी खरीद क्या होती है, तो दोस्तों एक ऐसा अमाउंट जो कि हमने परचेजिंग मटेरियल में स्पेंड किया हो उसको अपन परचेजेस कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। सपोज आपने कोई सामान खरीदा है ना, तो जो आप सामान खरीद रहे हो उसमें जो आप पैसा लगाओगे उसी को आप परचेजेस कहोगे। तो परचेजिंग मटेरियल समझ में आ रहा होगा ना। अमाउंट स्पेंड ऑन पेइंग फॉर लेबर, नहीं लेबर पे नहीं है ये, कलेक्टेड बाय सेलिंग नहीं, मनी रिमेनिंग भी नहीं। परचेजेस यानी कि खरीद के आया, तो जो हमने कोई सामान खरीदा उसके लिए जो पैसा लगा वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 सेल्स, सेल्स क्या होती है दोस्तों, सेल्स इज अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, सिंपल सा। सेल क्या होती है, हम वो पैसा जो हमें प्रोडक्ट को सेल करने पे मिला हो वही हमारी सेल है, बिक्री है, ठीक है। सेल यानी कि बिक्री, तो बिक्री क्या है, आपने कोई सामान को बेचा उससे जो रुपए मिला तो वही आपकी बिक्री है ना कि मॉनेटरी वैल्यू अनसोल्ड प्रोडक्ट है, ना मनी रिमेनिंग बचा हुआ पैसा थोड़ा, ना टोटल परचेजेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा लेक्चर। तो 37 की ओर चलूँ मैं। 37 है इन्वेंट्री वैल्यू। दोस्तों इन्वेंट्री वैल्यू क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, जो इन्वेंट्री वैल्यू होती है दोस्तों वो टोटल सेल नहीं होती, वो मनी रिमेनिंग भी नहीं होती, बचा पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। वो होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। जो मान लीजिए आपके दुकान में कुछ सामान आया और वो सामान में से कुछ सामान बिक गया और कुछ सामान नहीं बिका, तो जो सामान नहीं बिकता है ना दोस्तों, सपोज आप लोगों ने 10 मान लीजिए 10 बिस्किट्स के पैकेट लाए हो, ठीक है, आप लोग 10 बिस्किट के पैकेट लाए मान लो, और उन 10 बिस्किट में से 6 बिक गए हैं और 4 नहीं बिके हैं ना,
और जो 10 बिस्किट थे 10 रुपये का एक बिस्किट था, यानी कि 100 रुपये के आप लेके आए थे। तो 4 नहीं बिके हैं, तो 4 नहीं बिके यानी कि 40 रुपये का जो सामान है वो नहीं बिका। तो ये जो 40 रुपये है ना, ये कहलाए कि इन्वेंट्री वैल्यू। सिंपल भाषा में कहूँ तो इन्वेंट्री वैल्यू वो वैल्यू है जो सामान आप लेके आए हो उनमें से जो सामान नहीं बिका, तो उसकी जो प्राइस होगी, जो पैसा होगा, वो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ 38, द फुल फॉर्म ऑफ कॉक्स। कॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल, कॉक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब जो आपने गुड्स को सोल्ड किया, जो आपने सामान बेचा, उसका जो कॉस्ट है ना, मान जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 बिस्किट के पैकेट हैं, आपने 6 बेच दिए थे, तो 6 का प्राइस यहाँ पे 60 रुपये हो रहा था ना 10 रुपये के हिसाब से। तो ये जो 60 रुपये होगा ना, ये हमारा होगा कॉक्स। ठीक है दोस्तों। तो कॉक्स का मतलब क्या है? वो सामान, जो सामान हम बेच दिया उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो उसका रुपए है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, जो उसका कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों। 39 की ओर चलता हूँ। तो फॉर्मूला फॉर कॉक्स इज, कॉक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से वही एग्जांपल दे दूंगा कि 10 बिस्किट हैं, 10 में से आपने 6 बेच दिए और 4 नहीं लिए। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, 10 हैं जिसमें से 6 बिक गए हैं और 4 बचे हुए हैं। ठीक है। तो कॉक्स का फॉर्मूला क्या है? कॉक्स मैंने क्या बताया कि जो सामान बिक गया उसका प्राइस, तो कितना बिक गया था? 6 बिक गए थे, है ना, 6 बिस्किट के पैकेट हमारे बिक गए। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल परचेजेस। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टोटल परचेज, यानी कि आपने टोटल कितना खरीदा। तो कितना खरीदा था आपने? 10 खरीदा आपने। अब उसमें से माइनस कर दो आप इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। इन्वेंट्री में आपको बता चुका हूँ, इन्वेंट्री क्या होती है? जो प्रोडक्ट नहीं बिका है उसका प्राइस। तो 4 बिस्किट के पैकेट हमारे नहीं बिके, तो हम उसमें से 4 माइनस कर दें, तो आंसर क्या मिलेगा? 10 में से 4 गए तो 6, हमारा आंसर मिलेगा 6, जो कि हमारा कॉक्स है। तो कॉक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल परचेस में से इन्वेंट्री को माइनस कर दे तो वो हमारा कॉक्स कहलाएगा। ठीक है, ना कि ये सब, ना ही बचे हुए पैसों में आप सेल जोड़ दो, ना ही टोटल सेल में से कॉक्स माइनस कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर समझ में आ रहा हो तो बच्चों 2 तालियां बजाओ और बढ़िया से पढ़ो अच्छे से, मैं तो बस यही कहूँगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन फटाक से करते हैं। व्हाट आर द मिसिंग एलिमेंट ऑफ गुड स्टोरी? गुड स्टोरी का मिसिंग एलिमेंट क्या है दोस्तों? ये स्टोरी बताइए। सबसे पहले ब्लैंक है, फिर इनिशियल डेज, फिर कैरेक्टर और फिर ब्लैंक। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की है कौन भाई? इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इनिशियल डेज शुरुआती दिनों के बारे में, फिर कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छी स्टोरी की वो है। क्या आप पहले फैमिली बताओगे, फिर इनिशियल डे, शुरुआती मेरा परिवार ये है, इनिशियल डे ये, कैरेक्टर मेरा ये है, फिर चैलेंज बताओगे अपने बारे में? नहीं, ना कि अपना इंट्रो दोगे, लास्ट में एंडिंग नहीं बताओगे। लास्ट में चैलेंजेस कहाँ जाएंगे दोस्तों? एंडिंग थोड़ा हो जाएगी सीधे, तो सी भी नहीं होगा ना बी हो रहा है। क्या शुरुआत में आप फ्रेंड्स बताओगे और लास्ट में बताओगे मैंने इतना पैसा बनाया? नहीं, आप चैलेंजेस को तो भूल ही रहे हो। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कंप्लीट कर लिया है। टोटल 40 लेक्चर्स हो चुके हैं 2 लेक्चर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।